हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, सेफ्टी के बाद हमारा चैप्टर आता है लीनियर मेजरमेंट का। दोस्तों, कल 7 बजे क्लास नहीं आ पाई किसी कारणवश, लेकिन आज सुबह इसीलिए मैं क्लास दे रहा हूं और आज की क्लास हमारी शाम 7 बजे आ ही जाएगी। दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। एंड गाइज, हमारी क्लास आ गई, एक लेक्चर नंबर 3 है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट। लेकिन आपके लिए मैंने बोला था कि एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है, सुन लीजिए। जो DRDO सेप्टम 8-9 के हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाले थे, वो फाइनली आज आ गए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके लिए मैंने बताया था कि बन के स्पेशल हम करने वाले हैं, बन के हमारे आपने कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जल्दी से 10 के करिए तो हम स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस आपको देने लगेंगे। ठीक है गाइज, बन के स्पेशल पे हमारा क्या रहने वाला है, जो हमारी टीम ने मेहनत से, बहुत ही मेहनत से, जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। आपके लिए बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि DRDO कभी भी पेपर प्रोवाइड नहीं कराता। सही बात है, लेकिन जो सेप्टम 9 का जो स्टूडेंट पेपर देने गए थे, उनसे हमने बात की थी पहले, जब 2019 में ही, तो वो हमने क्वेश्चन पेपर लिख के रखे थे और अभी टाइप करके पूरे एग्ज़ाम के रूप में PDF उसकी बना दी है। एंड कुछ ऐसी बुक्स हैं जहां पर 2016 में जो सेप्टम 8 का पेपर हुआ था, वहां पर DRDO के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं बुक से। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस के DRDO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 5 सेट बनाए हैं। और जो हमारी टीम की मेहनत है, तो हमारी टीम ने कुछ प्राइज रखा है। हमारी टीम प्राइज रख रही थी 99, लेकिन मैंने कहा कि हम बन के स्पेशल करने वाले हैं, तो मैंने 50% ऑफ अभी करवा दिया है। 50% ऑफ में आपको ओनली 52 रुपीज़, यानी कि 2 रुपये तो ट्रांजैक्शन पेमेंट हो जाता है, 50 रुपये में आपको दे रहे हैं। आपको ओनली 52 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना है और आपको बिल्कुल 5 सेट बिल्कुल रियल जो क्वेश्चंस आपके DRDO में पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ। एक बार जाइए, डाउनलोड करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि गाइज हाँ, दम है, क्वेश्चंस हैं कुछ। आपको एक पेपर सेट में 100 टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे। ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस की PDF मिलेगी, नॉन टेक्निकल की PDF हमने नहीं बनाई है, क्योंकि हमको नॉन टेक्निकल तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। नॉन टेक्निकल तो मैथ रीजनिंग तो आप जानते हो कैसा ही आता है, लेकिन टेक्निकल जानना बहुत ज़रूरी है। कितने हाई लेवल की एंड लो लेवल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। मैं बोलता हूँ कि DRDO बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पूछता है, तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने हाई लेवल के एंड लो लेवल क्वेश्चन पेपर पूछता है। और किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो गाइज, जाइए, ये कल तक का ऑफर है हमारा बन के का स्पेशल का। आप जाइए, जल्दी से डाउनलोड करिए। कोई भी अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, उस पर नंबर दिया गया हमारे टीम मेंबर का, वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। बिल्कुल बेझिझक होकर कॉल करिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे, सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक कभी भी आप कॉल कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा तुरंत और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जल्दी जाइए, डाउनलोड करिए और रीड करिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट यानी कि रेखीय मापन। रेखीय मापन हमको सबसे पहले पढ़ना है। जो ये निमी की बुक है, निमी की बुक भी मैंने प्रोवाइड करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो की मैंने एक वीडियो बना दिया, वहाँ से आप कोई सी भी ट्रेड से हो, सभी ट्रेड की बुक को डाउनलोड करना बता दिया, तो डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, हमको रेखीय मापन पढ़ना है। इसके बाद जो निमी की बुक के हिसाब सिलेबस, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारा पूरा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, तो वास्तव में हम मापन के ज्ञात मानकों से उसकी तुलना करते हैं। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, हम जब उसका यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट नहीं करते हैं, उसका जो ज्ञात मानक है, जैसे कि लंबाई का हम ज्ञात मानक है mm या cm या m, तो यानी कि मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर में ही हम मापेंगे ना। तो जो हमको ज्ञात मापन के जो ज्ञात मानक हैं, उनसे हम तुलना उसकी करते हैं कि ये कितना mm में है, या कितना सेंटीमीटर, या कितना मीटर है। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर बोल रहा है SI के अनुसार लंबाई की मूल इकाई बेस यूनिट मीटर है। अगर आपको लंबाई की SI यूनिट पूछे तो आपको मीटर
मीटर मिल जाएगी, मीटर ऑप्शन मिल जाएगी, मीटर इधर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देखिए इकाई यहाँ पर दिए गई हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। लंबाई ऐसा इकाई था गुणज, मूल इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई मीटर है, नीचे तालिका मीटर कुछ गुणक दिए गए हैं, जैसे कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। बेसिक बात है, आप समझ लीजिएगा। अब आप ITI तो कुछ कर नहीं रहे हो कि आपको एक एक पॉइंट में समझाऊं कैसे होता है कैसे नहीं होता। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अब आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप काफ़ी होशियार स्टूडेंट हो गए हो। सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है, और 1000 माइक्रोन में 0.001 mm होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा कि इंजीनियरिंग कार्यों में मापन, मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो सामान्यतः इंजीनियर कार्यों में लंबाई की अधिमानित प्रेफर्ड इकाई जो है mm है। हमारे जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, हम कोई भी वहाँ पर लेंथ लंबाई किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई मापते हैं तो वह पूरा मापन हमारा mm होता है। लंबाई ही नहीं, हम डाया कुछ भी मापें तो हमारा सभी यूनिट होगी जो mm में ही होगी। अगर हम कोण मापेंगे तो उसकी यूनिट तो अलग हो जाएगी, लेकिन जैसे कि डाया हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये सब अगर आप मापते हैं तो उसकी यूनिट हमारी mm ही होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी बड़े एवं छोटी व मिलीमीटर में वर्णित की जाती है। मैंने बोला कि चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो या छोटा ऑब्जेक्ट हो, हमारा सभी विमाएँ जो होंगी वो हमारे mm में ही होगी। जैसे कि जो रेल होती है, रेल का जो व्हील जो होता है, जिसे हम टायर बोलते हैं, पहिया बोलते हैं, उसका डाया अगर आप देखोगे तो 920 mm होता है, तो उसे भी हम mm में ही मापते हैं। सभी ऑब्जेक्ट को mm में ही मापा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। यहाँ पर देखिए पर बोल रहा है कि लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली। यहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम आपको दिया गया है कि लंबाई मापन की अन्य प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में मूल इकाई इंपीरियल स्टैंडर्ड गज है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सिस्टम में लंबाई की मूल इकाई क्या है, स्टैंडर्ड गज, यार्ड है, यार्ड। ग्रेट ब्रिटेन सहित अधिकांश देश पिछले कुछ वर्षों से ऐसा इकाई को मानने लगे हैं। इंजीनियरिंग स्टील रूल का प्रयोग कार्यखंड की माप लेने के लिए करते हैं। ठीक है, स्टील रूल के बारे में आपके लिए पता होगा। स्टील रूल के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपके लिए दे देता हूँ। यहाँ पर स्टील रूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी स्टील रूल है पूरी की पूरी। स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। स्टील रूल किस धातु की बनी होती है, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये रूल लंबाई में साइज कितना होता है, 150, 300, 500, 1000 की भी होती है। स्टील रूल हमारे 150 से 1000 mm तक मिलती है। स्टील रूल 0.5 या 1/64 इंच की सूक्ष्मता से रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टील रूल का लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.5 mm या 1/64 इंच। इंच में पूछा जाए तो 1/64 इंच, mm में पूछा जाए तो 0.5 mm आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दिखाया गया मापन लेके, व्यू पॉइंट, ब्लेड है, स्टील रूल है। ये हमारा आपके लिए पता होगा कि ट्राई स्क्वायर होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। लेंथ ऑफ वी मेजर्ड, यहाँ पर लेंथ को मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं स्टील रूल इन इंग्लिश मेजर। मीट्रिक तथा ब्रिटिश ग्रेजुएशन की पूरी रेंज 150, 300, 500, 1000 mm की भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये हमारी स्टील रूल दी गई है। यहाँ पर स्टील रूल अन्य प्रकार की भी होती है। आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि नैरो स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल या हुक स्टील रूल या फ्लेक्सिबल स्टील रूल, फ्लेक्सिबल लचकदार स्टील रूल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल क्या होता है, सबसे पहले देखिए नैरो स्टील रूल जो हमारा होता है, इस प्रकार की रूल का प्रयोग कीवे की गहराई, नैरो स्टील रूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो हमारे कीवेज होते हैं उनकी हम गहराई मापने के लिए करते हैं। जो हमारे कीवेज जो होते हैं हम उनकी गहराई मापने के लिए नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल, यानी कि ब्लाइंड होल जो अंधे छिद्र जो होते हैं, ब्लाइंड होल आप जानते हो जो आर पार छिद्र नहीं होते हैं, उनको ब्लाइंड होल बोला जाता है। ब्लाइंड होल तथा अन्य जॉब जहाँ पर साधारण रूल नहीं पहुँच सकती है, वहाँ नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 5 mm होती है। आपको ध्यान रखना है, नैरो स्टील रूल की चौड़ाई 5 mm होती है तथा मोटाई 2 mm होती है, और इसकी लंबाई तो सभी रूल के बराबर ही होती है। ठीक है, नैरो स्टील रूल का यूज कहाँ करते हैं,
नैरो स्टील रूल का यूज वहाँ पर ऐसा भी ऑप्शन होता है कि सक्रिय स्थानों पर हम नैरो स्टील रूल का यूज करते हैं। एंड की बेज की गहराई, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल की गहराई को नापने के लिए हम नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 mm होती है, इसकी मोटाई जो होती है वो 2 mm होती है। ठीक है, आई होप कि आपको नैरो स्टील रूल के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। सक्रिय स्थानों का माप लेने के लिए हम नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टील रूल। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टील रूल, यानी कि छोटा स्टील रूल, बहुत छोटा स्टील रूल होता है, 1 इंच तक ही होता है। तो शॉर्ट स्टील रूल है, यह 5 छोटी रोलों का सेट होल्डर के साथ होता है। इसमें छोटी छोटी 5 स्टील रूल होती है, एक होल्डर होता है, उसमें हम पकड़ के यहाँ पर किसी भी माप को माप सकते हैं। नीचे आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा सही से। जिसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए, जहाँ पर स्टील रूल का प्रयोग नहीं करना होता है, प्रयोग करते हैं, नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए कैसी भाषा लगता है, नहीं करना होता है, यहाँ पर लिखना चाहिए नहीं किया जा सकता है, प्रयोग करते हैं। यह ग्रूव छोटे शोल्डर कीवी को मापने में करते हैं तथा शेपर, मिलिंग तथा टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। ठीक है, हमारा जो शॉर्ट स्टील रूल है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर ग्रूव या छोटे शोल्डर या कीवी को मापन करने के लिए इसका प्रयोग हम शेपर मशीन, मिलिंग मशीन तथा टूल या डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। यानी कि जो डाई मशीनें वहाँ पर छोटे छोटे वर्क होंगे, और जो मिलिंग मशीन, शेपर मशीन छोटे छोटे वर्क में, जैसे कोई कीवे काट रहे हैं या शोल्डर बना रहे हैं, ग्रूव बना रहे हैं, तो उसका मापन लेने के हम शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट स्टील रूल आप देखिए, ये होता है हमारा शॉर्ट स्टील रूल। देखिए यहाँ पर ए है इसका होल्डर, ए क्या हो गया होल्डर, और ए है इसकी ब्लेड। ये 5 यहाँ पर ब्लेड लगाई गई, इसको हटाकर किसी भी ब्लेड को लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 ब्लेडें होती हैं, 1 2 3 4 5 आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपकी अलग अलग साइज की प्लेटें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 1/4 इंच दिख जाएगा, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच, यहाँ पर आपको ये 32 दिख जाएगा। ठीक है, तो सभी अलग अलग साइज में यहाँ पर ब्लेडें होती हैं। ये जो हमारा यहाँ पर एक नट लगा होता है, इससे हम ब्लेड को यहाँ पर टाइट एंड ढीला कर सकते हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट स्टील रूल के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आपके लिए देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा है रूल आसानी से होल्डर से स्लॉटेड सिरे में चली जाती है तथा हैंडल के अंत में जो नल नट होता है, जो अभी मैंने बताया, खांचेदार नल नट के घुमाने से कठोरता रिजिडली क्लैंप हो जाती है, यानी कठोरता से ब्लेड को पकड़ लेती है। 5 रूल की लंबाई क्रमशः 1/4 इंच यानी 1 इंच का चौथाई, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1/1 इंच तथा प्रत्येक रूल के एक सिरे पर 32 ग्रेजुएशन तथा दूसरे सिरे पर 64 ग्रेजुएशन होती हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने अभी बताया था कि जो शॉर्ट स्टील रूल का जो साइज होता है सबसे बड़ा 1 इंच तक होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है कि शॉर्ट स्टील रूल के सबसे बड़े ब्लेड का साइज बताइए, सबसे बड़े ब्लेड का साइज बताइए। तो सबसे बड़े ब्लेड का साइज आपको बता देना है 1 इंच। या पूछा जाएगा कि शॉर्ट स्टील रूल मिलता है, वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1 इंच, ऑल ऑफ दीज, इस प्रकार से। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शॉर्ट स्टील रूल के सबसे छोटे ब्लेड का साइज, तो सबसे छोटे ब्लेड का साइज आपको 1/4 इंच मिल जाएगा। 1/4 इंच, 1/4 इंच से बड़ा है 3/8 इंच, यानी कि 1 इंच के तीसरे भाग का 8वां हिस्सा, 1 इंच के तीसरे भाग का 8वां हिस्सा, फिर 1/2 इंच यानी कि आधा। ठीक है, फिर 3/4 इंच, फिर 1 इंच, इस प्रकार से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला 32 ग्रेजुएशन होती है, तो यहाँ पर आप ब्लेड में देखिए, ये ब्लेड है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 32 लाइनें मिलेंगी, एंड इसके दूसरे भाग पर देखोगे तो वहाँ पर आपको 64 लाइनें मिलेंगी। ठीक है, 64 लाइनें मिलेंगी, इस प्रकार वहाँ पर बोला गया 32 लाइन होते हैं। जितने भी यहाँ पर जो मेजरमेंट दिया गया उसे 32 भागों पर डिवाइड किया गया, ये बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर स्टील रूल ये दिया गया है, ये हमारा स्टील रूल दिया गया। नेक्स्ट है स्टील रूल जो एक सिरे से टेपर होती है, टेपर स्टील रूल का फिगर ऊपर आपको दिया जा रहा है। इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा छोटे होल का आंतरिक साइज
टेपर स्टीरूल का टेपर सरा क्या आपका मापता है, छोटे होल का आंतरिक साइज मापता है, ठीक है। नैरो स्लॉट ग्रूव खाली जगह को मापते हैं। इस रूल में 2 इंच के ग्रेजुएशन में 1/2 इंच चौड़ाई तथा अंतिम सिरे में 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है। आपसे पूछा जाएगा कि टेपर स्टीरूल के ग्रेजुएशन में 2 इंच के ग्रेजुएशन में 1/2 इंच 2 इंच की ग्रेजुएशन होता है, जो 1/2 इंच चौड़ाई था, अंतिम सिरे में टेपर स्टीरूल चौड़ाई में कितना टेपर होता है, तो 1/2 इंच, एंड अंतिम सिरे में जो देखिए अंतिम सिरे में जो होता है वो 1/8 इंच टेपर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सही समझ में आएगा। यहाँ पर ए सिरा जो होता है वो 1/2 इंच में टेपर होता है, आगे का सिरा, ठीक है, चौड़ाई में, और ये हमारा अंतिम सिरा है। अंतिम सिरा 1/8 में टेपर होता है। ये आपको ज़्यादा टेपर दिख रहा है या आपको कम टेपर दिख रहा है, क्योंकि कम है 1/8 है टेपर, ये 1/2 यानी कि आधा टेपर है। यहाँ की दूरी अगर 10 है तो यहाँ की दूरी आपको 5 में देखने को मिलेगी। अगर आपकी यहाँ की दूरी 10 है तो यहाँ की दूरी 5 होगी। 1/2 इंच में यहाँ पर टेपर है और यहाँ पर 1/8 में टेपर है अंतिम सिरा, ठीक है। आपको यहाँ पर टेपर स्टीरूल समझ में आ गया होगा। इसका लिखा है, स्टीरूल की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसका सिरा तथा सरफेस को खराब होने से बचाया जाए। सही बात है। कभी भी स्टीरूल को अनकटिंग टूल के साथ ना रखें, यदि काम नहीं है तो थोड़ा तेल लगा कर रखें। सही बात है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हमेशा कटिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं रखना चाहिए। उनका यूज करने के बाद उसमें थोड़ा सा साफ करके तेल लगा कर रखना चाहिए ताकि उनमें जंग ना लगे, एरर ना आए। एंगुलर मेजरमेंट, अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन। हमने अभी लेंथ पढ़ लिया, कैसे मापते हैं, लंबाई चौड़ाई कैसे मापते। अब हम पढ़ते हैं कोणीय मापन, एंगुलर मेजरमेंट। ऑब्जेक्ट के कोणों को कोणीय माप सामान्य रूप से डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। सही बात है। जब भी हम किसी कोणीय माप का मापन करते हैं तो हम उसे डिग्री, मिनट या सेकंड में ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। रेडियन में भी व्यक्त करते हैं, वो बताऊंगा किया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट में विभाजित होती है। 1 डिग्री होती है उसमें और 60 मिनट होते हैं, उस 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड विभाजित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट, आपको मेजरमेंट की ड्राइव्ड यूनिट्स हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है लंबाई का मेजरमेंट, लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यहाँ पर 1 माइक्रोन में आपका 0.001 mm होता है। 1 मिलीमीटर 1 mm में आपका 1000 माइक्रोन होता है। 1 सेंटीमीटर 10 mm, जो भी मैंने बताया था DM मीटर, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1000 ऑफ इंच, 1 इंच का 1000वां भाग यहाँ पर दिखा गया ब्रिटिश में 1 इंच है। फुट, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, आपके लिए पता होगा। आपने अगर नहीं पढ़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर आपको मैथ आपके अगर पास है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसमें सब कुछ दिया गया, उसमें से एक बार देख लीजिए। 1 इंच का 12 भाग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 गज में आपके 3 फुट होते हैं। 1 फरलांग में आपके 220 गज होते हैं। 1 माइल में आपके 8 फरलांग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, यहाँ पर हमारा लीनियर मेजरमेंट ख़त्म होता है। आपको माप लेना, लीनियर मेजरमेंट यानी कि रेखीय मापन, आपको माप लेना सीखना था। तो हमने वहाँ पर स्टीरूल भी 4-5 प्रकार के स्टीरूल पढ़ लिए हैं। स्टीरूल के बारे में सब कुछ जान लिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्क्राइबर। क्या रहता है? स्क्राइबर एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। स्क्राइबर हमारा मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हम स्क्राइबर को अच्छे से पढ़ते हैं। स्क्राइबर को हम यहाँ पर देखिए, स्क्राइबर को हिंदी में खरोंचनी बोलते हैं। कभी कभी जब हिंदी लैंग्वेज आ जाती है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि खरोंचनी किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्राइबर में आप देखोगे क्या बोल रहा है। स्क्राइबर के बारे में बेसिकली आपको पता होगा, लेकिन एक बार आप नेमी के हिसाब से ही पढ़ लीजिए। इसमें कुछ एडवांस तो नहीं दिया, आपने जो पढ़ा उससे कुछ एडवांस दिया कि नहीं दिया है ये भी आप देख लीजिए, लेकिन नेमी में आपको एडवांस ही मिलेगा, अलग ही मिलेगा। यहाँ पर लिखा है विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जॉब कार्यों का विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर रेते जाने वाले जॉब यानी कि फाइलिंग किए हुए जॉब के कार्यों पर विमाओं को प्रदर्शित यानी कि रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। जो डायमेंशन हमारी होती हैं उसको हम प्रदर्शित करने के लिए स्क्राइबर से वहाँ पर फाइलिंग किए हुए जॉब पर रेखाएं खींचते हैं, ये बोला जा रहा है। इस कार्य के लिए खरोंचनी एक टूल है, औजार है।
यह हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च कार्बन इस्पात से बनी होती है, ठीक है, जिससे कठोरीकृत किया जाता है, हार्ड किया जाता है। स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचने हेतु इसके एक सिरे को घिसकर एक बारीक बिंदु की नोकदार बना लिया जाता है, ठीक है। आपके लिए यहाँ का जो स्क्राइबर का पॉइंट होता है वो 8 से 12 डिग्री होता है, वो यहाँ पर सब कुछ बड़ा आपको बताऊँगा। यहाँ पर बोला जा रहा है इसके हम इसका पॉइंट क्यों बनाते हैं, हमको बारीक एवं स्पष्ट एवं बारीक रेखा चाहिए, इसलिए इसके एक पॉइंट को हम घिसकर बिंदु इन पॉइंट एक बना लेते हैं, ठीक है। स्क्राइबर के बारे में आपको इतना समझ में आया होगा। ए स्क्राइबर का यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, इसी कहते हैं हम ग्रिप, इसी कहते हैं स्ट्रेट पॉइंट, इसी कहते हैं बेंड पॉइंट। आपके 2 पॉइंट होते हैं, दोनों साइड, एक साइड बेंड होता है, एक साइड स्ट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पर स्क्राइबर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे खरोंचनी विभिन्न आकार एवं माप में उपलब्ध है, इनमें से अधिकतर प्रयोग होने वाला प्लेन स्क्राइबर है। अधिकतर हम प्लेन स्क्राइबर का ही यूज करते हैं, ठीक है। रेखा खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है। हम पेंसिल की तरह ही प्रयोग करते हैं, जैसे हम पेंसिल चलाते हैं ना कोई, तो उसी तरह हम पेंसिल की तरह इसका प्रयोग करते हैं। ऋजुदर्शी के समीप रेखाएं बने, जो हमारी लाइन है, जो हमने वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा उसके समीप ही हमारी रेखाएं बने, इसलिए हम वहाँ पर पेंसिल की तरह यूज करते हैं। खरोंचनी की नोक तेज होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसे अपनी जेब में कभी नहीं रखना चाहिए, आपकी जेब फट जाएगी और आपको चोट भी लग सकती है, ठीक है। इसमें दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर एक कॉर्क लगा दें। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर क्या लगाना चाहिए, तो कॉर्क आपको ध्यान रखना है। आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, कॉर्क आपको ध्यान रखना। कॉर्क एक कैप टाइप होता है, इसके पॉइंट पर हम लगा देते हैं, जैसे कि हम किसी पेन में उसका ढक्कन जो लगाते हैं उसी प्रकार इसमें कॉर्क हम लगा देते हैं दुर्घटना से बचने के लिए, ठीक है। आपको अभी बेसिक यहाँ पर स्क्राइबर के बारे में बताया गया है, लेकिन एडवांस आपको पॉइंट यहाँ पर मैंने बता ही दिया है आपके लिए इसके बारे में, लेकिन इसमें आगे एडवांस में दिया है थोड़ा सा। जब हमारे लेक्चर आएंगे उसमें आपको बता दूंगा। यहाँ पर इसका पॉइंट जो होता है वो 8 से 12 डिग्री के बीच होता है, ठीक है आपका, और 90 डिग्री पर वो पीछे वाला भाग आपका बेंड होता है एंड हाई कार्बन स्पीड का बना होता है। तो आपके इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अब हम देखेंगे डिवाइडर। आपको डिवाइडर के बारे में पता होगा, आपने छोटी क्लास में भी डिवाइडर का यूज किया होगा। पहले आप इसके बारे में भले ही ना जानते हो, यूज ना किया हो इसका, आपकी जो ड्राम बुक्स आपको रहता था उसमें ये डिवाइडर आपका निकलता था, आपने वहाँ पर यूज नहीं किया होगा, लेकिन जब आपने आईटी किया होगा तो वहाँ पर यूज किया होगा। तो डिवाइडर के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। डिवाइडर भी एक मार्किंग टूल है। यहाँ पर बोल रहा है विभाजक, डिवाइडर को हिंदी में कहते हैं विभाजक का प्रयोग वृत्त, सर्कल या चाप आर्क खींचने के लिए, दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए, जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर डिवाइडर का यूज करते हैं। आपने किया भी होगा आईटीआई में। एक पद किरमित स्टेपिंग करने के लिए किया जाता है। पद किरमित यानी कि स्टेपिंग, यानी कि हमारी ये कोई लाइन है, यहाँ पर हमको 2-2 mm पर चिन्ह लगाना, तो यहाँ पर हम 2 mm यहाँ पर सेट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम पॉइंट ऐसे लगाते जाएंगे। हमारे स्टेपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए ये डिवाइडर है हमारा, यहाँ पर वृत्त, सर्कल, चाप बना रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस को यहाँ पर माप रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है, स्टेपिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है विभाजक या तो स्थिर जोड़। यहाँ पर पूछा जाता है डिवाइडर किस जोड़ में होते हैं, फर्म जॉइंट वाले होते हैं। कैसे होते हैं, फर्म जॉइंट, रिवेट के द्वारा जोड़े होते हैं, अथवा स्प्रिंग जॉइंट वाले होते हैं। हमारे डिवाइडर 2 जॉइंट मिलते हैं, फर्म जॉइंट एंड स्प्रिंग जॉइंट। स्टील रूल की सहायता से इसमें माप सेट करते हैं। डिवाइडर का माप सेट किसकी सहायता से करते हैं, स्टील रूल की सहायता से। क्वेश्चन आपका बनता है डिवाइडर की माप किसकी सहायता से सेट करते हैं, तो स्टील रूल की सहायता से सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपकी स्टील रूल है, स्टेनलेस स्टील की। यहाँ पर सेटिंग मेजरमेंट हो रही है, यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, मापने की हमको कितनी मापना है। यहाँ पर फिर स्टैम्पिंग दूरी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। ये स्टैम्पिंग डिस्टेंस, यहाँ पर लिखा स्टैम्पिंग डिस्टेंस। स्टैम्पिंग अभी मैंने जो बताया था कि है कोई लाइन है उसको हमको 2-2 mm में 4-4 mm में हमको मार्क करना है, तो स्टैम्पिंग हम करते चले जाते हैं एक ही बार मेजर करके हमारी सेटिंग करने के बाद। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस बनता है कि डिवाइडर यानी विभाजक का आकार कितना होता है, तो विभाजक हमेशा 50 से 200 mm तक मिलता है।
आपको याद रखना है, डिवाइडर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन के ज़्यादा पूछने की संभावना है कि डिवाइडर का साइज या आकार क्या होता है। तो डिवाइडर का साइज या आकार हमारा 50 से 200 mm तक होता है, ठीक है। इसकी नोक और जोड़ की पिन के केंद्र के बीच की दूरी से विभाजक का आकार यानी कि साइज लिया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डिवाइडर का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो उसके जोड़ से उसके वर्किंग पॉइंट तक की दूरी को हम साइज लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डिवाइडर से बता देता हूँ, ये हमारा एक डिवाइडर है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। ये हमारा एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। इसका जो यहाँ पर पिवट जो लगा है, पिवट, और इसका जो वर्किंग पॉइंट जो है हमारा नीचे वर्किंग पॉइंट, इसकी सीधी लंबाई, बिल्कुल सीधी लंबाई को हम इसका साइज लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइज लेना दिखाया भी गया है, ये देखिए यहाँ पर पिवट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक की सीधी लंबाई दूरी को हम उसका साइज लेते हैं। यहाँ पर इसके आप पार्ट्स भी जान लीजिए, कभी कभी पार्ट्स भी पूछ लेता है। यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर होता है हमारा पैक, उसके बाद एक गोल गोल है जो स्प्रिंग लगी हुई है, इसके बाद इसे बोलते हैं फलक्रम, जो बीच में लगा वो फलक्रम हो गया। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है इसलिए इसमें जल्दी से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें ये एडवांस लगा है, ठीक है। ये स्प्रिंग लगा है, इससे हम इस नट को ढीला टाइट करके जल्दी से इसे खोल लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी बॉल है, यहाँ पर एक नट लगा हुआ है जिसे हम हाथ से ढीला कर सकते हैं। यहाँ पर एक बासर लगा हुआ है, यहाँ पर एक लेग है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विभाजक की टांगों की सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठाने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत बार, कई बार इस एग्जाम में अगर आपने एग्जाम दिए तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि डिवाइडर की टांगों को यानी कि डिवाइडर की लेग को पॉइंट स्थिति देने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि डिवाइडर की लेग को स्थिति या स्थान देने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग करते हैं, 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। हमको यहाँ पर बोल दिया स्पष्ट कि 30 डिग्री के प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्वेश्चंस याद रखना है। देखिए मैं आपको जो आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते, कहाँ से बनते, वो भी आपको बताता चल रहा हूँ। एंड हमारे जैसे ही पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है उसके बाद में हमारे इसकी आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो आती है, तो आपकी पूरा डाउट जो क्लियर हो जाता होगा एंड आपको अच्छे से तैयारी हो जाती है आपकी, ठीक है। वही क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ जो कभी ना कभी एग्जाम पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया तो जाकर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप इसके 3 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिए गए, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, पूरे लेक्चर को वॉच करिए, बहुत ही अच्छी आपकी हेल्प होगी। यहाँ पर अब बोला जा रहा है हमको विभाजक की दोनों टांगों का सदैव समान लंबाई वाला होना चाहिए। हमारे जो विभाजक की दोनों टांगें होती हैं वो हमें सदैव समान लंबाई की होनी चाहिए, नहीं तो हमारा सही से साइज वहाँ पर नहीं होगा और वहाँ पर हम सही मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। विभाजक की विशिष्टियाँ उसके जोड़ की किस एवं लंबाई द्वारा वर्णित की जाती है। विभाजक जो हमारे डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं उसका जो जोड़ है, अभी मैंने बताया स्प्रिंग जॉइंट एंड फर्म जॉइंट डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं, लंबाई द्वारा वर्णित की जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि विभाजक को कितने भागों में बांटा गया है या किसके अनुसार उसको भागों में बांटा जाता है, तो उसकी किस्म यानी कि उसकी किस्म और लंबाई द्वारा वर्णित की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बोल रहा है महीन रेखाएं खींचने के लिए नोक को सदैव तेज रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको महीन यानी कि पतली रेखाएं चाहिए तो आपको नोक को तेज रखना होगा, सही बात है। अपघर्षण ग्राइंडिंग की अपेक्षा तेल पत्थर ऑयल स्टोन, आपने ऑयल स्टोन देखा होगा, कुछ इस प्रकार से मान लो ऑयल स्टोन होता है। ये हमारा कुछ यहाँ पर दाने दाने बने होते हैं जिस पर हम घिसते हैं तो हमारी नोक यानी कि धार बन जाती है। ऑयल स्टोन पर तेज करना अच्छा है। अपघर्षण द्वारा तेज करने में नोक मुलायम पड़ जाती है और नोक टूट भी सकती है। ग्राइंडर से अगर आप बार बार उसका तेज पॉइंट बनाओगे तो मुलायम पड़ जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए। और हमारा डिवाइडर तो मुलायम धातु से जैसे कि माइल्ड स्टील से बना होता है। अब यहाँ पर जब आप मार्किंग करते हो तो आपने डेटम का
डेटम शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन डेटम के बारे में आज मैं आपके लिए डिटेल में बता देता हूँ। इसके बाद हमारा लेक्चर आज ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, तो मार्किंग सब क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं मैं आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डेटम, अगर आप डेटम के बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में निमी ने यहाँ पर समझाया है, तो मैं भी आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ निमी के अनुसार ही। यहाँ पर बोला है कि माना आदमी को ऊंचाई फर्श से नापी जानी है जिस पर वह खड़ा है। कोई यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, कोई यहाँ पर एक आदमी जैसे खड़ा है, देखिए ये फर्श है, यहाँ पर ये आदमी खड़ा है, ये फर्श है। तो हम इसकी जैसे कि ऊंचाई यहाँ पर नापेंगे तो हम फर्श से ही फर्श से नापेंगे कि नहीं नापेंगे, तो फर्श जो हो गया वो आदमी का डेटम हो गया, डेटम हो गया। फर्श डेटम माना जाता है अथवा माप हेतु सामान आधार भी होता है, बेस या डेटम इसे कह सकते हैं। डेटम एक संदर्भ वाली सतह रेखा तो बिंदु है और इसका उद्देश्य एक सामान्य अवस्था प्रदान करना है जिसके माप लिए जा सकें। जॉब कार्य के आकार के अनुसार डेटम एक सिरा अथवा मध्य रेखा हो सकती है। एक बिंदु को स्थापित करने हेतु दो डेटम का संदर्भ चाहिए। आपको कोई एक बिंदु पॉइंट लगाना है, जैसे कि हमारा कोई जॉब बना होता है चौकोर, हमको यहाँ पर कोई पॉइंट लगाना है तो हमको दो डेटम, दो लाइन को फिनिश करनी होती है। दो डेटा हमको चाहिए जब हम कोई एक पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, आपको आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए फिगर 1 2 3 में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ये दो हमारी डेटम है, यहाँ पर दो हमारी डेटम है। जब हम कोई भी यहाँ पर पॉइंट बिंदु मेजर यानी कि मार्किंग यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको डेटम 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, डेटम 3 प्रकार की होती है, मैं बताऊंगा अभी। देखिए आगे चल के आपको यहाँ पर सेंटर लाइन डेटम दिख रही है, यहाँ पर एज डेटम आपके लिए दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब सेंटर लाइन डेटम का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे जॉब टेढ़े मेढ़े होते हैं एंड हम उस जॉब की दो साइड को फिनिश नहीं कर सकते, वहाँ पर हम सेंटर लाइन डेटम का यूज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जॉब टेढ़ा मेढ़ा या फिर सेंटर लाइन डेटम का यूज कब करते हैं, वहाँ पर लिखा जाएगा कि जिसकी हम दो सरफेस को फिनिश नहीं कर सकते या हमारे जॉब टेढ़े मेढ़े हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, और एज डेटम का हम जब करेंगे जब हम दो साइड को फिनिश कर सकते हैं, वहाँ पर हम एज डेटम का यूज करते हैं। चिन्हन मेज यानी मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, कोणीय प्लेट, एंगल प्लेट, भी ब्लॉक और समांतर ब्लॉक, पैरेलल ब्लॉक एक डेटम की तरह कार्य करते हैं। कोई राउंड जॉब है हम उसको किस पर रखेंगे, भी ब्लॉक पर रखेंगे। चिन्हन मेज मार्किंग टेबल पर हम कोई जॉब रखते हैं तो वो भी हमारी डेटम की तरह ही कार्य करेगी। ठीक है, सरफेस प्लेट पर कोई जॉब रखते हैं वो भी हमारी डेटम की तरह ही कार्य करेगी। एंगल प्लेट पर जब हम कोई जॉब हमारा होता है छोटा और एंगल प्लेट जो हमारी होती है उसमें स्लॉट कुछ कटे होते हैं इस प्रकार से, वहाँ पर हम जॉब को बांध के मार्किंग करते हैं तो वो हमारी एक रेफरेंस सतह ही प्रदान कर रही है, डेटम सतह ही प्रदान कर रही है। देखिए यहाँ पर यही सब बोला जा रहा है कि हमारा जो एंगल प्लेट जो हमारी चिन्हन में यानी मार्किंग टेबल, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, भी ब्लॉक और समांतर ब्लॉक जो दो होते हैं हमारे समांतर ब्लॉक, उस पर भी हम कोई जॉब की हाइट सही, हम किसी भी जैसे कि मिलिंग मशीन कर रहे हैं और जॉब की हाइट हमारी नहीं हो पा रही, वहाँ पर टूल कटर नहीं आ पा रहा, तो हम नीचे वहाँ पर पैरेलल ब्लॉक का यूज करेंगे और सही हाइट हम प्रदान कर लें। कोई छोटी जॉब है हमको उसकी मार्क करनी तो हम वहाँ पर यहाँ पर पैरेलल ब्लॉक का यूज किया गया है। आगे आपके लिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर एज डेटम एंड सेंटर लाइन डेटम दोनों का यूज किया गया है। यहाँ पर तो आपकी एज डेटम हो गई, यहाँ पर आपकी सेंटर लाइन डेटम का यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए भी ब्लॉक, यहाँ पर एक राउंड जॉब है, इसको रेफरेंस सतह देने के लिए आपको भी ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रखोगे मार्किंग टेबल पर तो वो वहाँ पर स्थित होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल ब्लॉक यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर हमको मार्किंग करना है इन दो जॉबों की, फिर हमको यहाँ पर पैरेलल ब्लॉक का यूज करना पड़ा है। इस प्रकार से सब रेफरेंस सतह ही प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग में डेटम संदर्भ इंगित करता है। सामान्य डेटम संदर्भ का उपयोग कार्य में डायमेंशन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आएगा कैलीपर हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर पढ़ेंगे। कैलीपर से और जो भी आगे है हमारा, जैसे कि यहाँ पर जेनी कैलीपर, पूरे जितने टाइप के कैलीपर होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मार्किंग पंच कितने प्रकार के होते हैं सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो मार्किंग से जो संबंधित जो क्वेश्चन है, IM क्वेश्चन है, उसका लेक्चर आएगा और 3 लेक्चर में आपका
पूरा का पूरा मार्किंग एंड लीनियर मेजरमेंट ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहें। अगर आपने अभी तक पेपर को डाउनलोड नहीं किया, निमी की बुक को डाउनलोड नहीं किया, यूथ की बुक को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाइयों, जाइए डाउनलोड करिए। एक बार चेक तो करिए डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अगर पहली बात तो सब कुछ फ्री है, एक दो PDF में जो पेड होगी बहुत कम दामों में आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई PDF है, अगर उसका बुक आप मार्केट प्राइस में लोगे तो 300 से 400 रुपये में मिलेगा। अगर आप PDF मिलेगा तो 70-80 रुपये में, 60-70 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो कितना है, इतना तो पैसा हम वैसे ही डेली का डेली नाश्ता करके छोड़ते हैं, लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट अच्छा कंटेंट अच्छा मटेरियल वहाँ पर मिल रहा है तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हमारी टीम की मेहनत है, उन्हीं ने प्राइस रखा है। आपके लिए मैं तो हमेशा फ्री रहूँगा और फ्री आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो दोस्तों, सपोर्ट मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।